हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका A2 न्यूज़ अपडेट्स में। और आज तारीख है 1 दिसंबर 2024, दिन रविवार, हिंदी तिथि अमावस्या। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें फटाफट से। पीएम मोदी ने ओडिशा में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनावी हार के बाद विपक्ष देश के खिलाफ साजिश कर रहा है और जनता को झूठ से गुमराह कर रहा है। उन्होंने कहा कि पहले विपक्ष चौकीदार को चोर बता रहा था, लेकिन अब वही चौकीदार ईमानदार हो गया है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अकेले लड़ेगी, आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं होगा। उन्होंने बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर दिल्ली के खराब कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराया, जहां महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने विधानसभा में चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। सीएम ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। विधानसभा के मुख्य द्वार पर अशोक स्तंभ और शहीद आंदोलनकारियों की स्मृति में शहीद गैलरी का निर्माण हो रहा है। नवजोत सिद्धू और उनकी पत्नी को छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने लीगल नोटिस भेजा। सिद्धू के दावे के खिलाफ ये नोटिस है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हल्दी, नीम और नींबू से उनकी पत्नी का कैंसर ठीक हो गया। 7 दिन में दस्तावेज पेश करने की मांग की गई है। उत्तराखंड के केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में निर्वाचित प्रत्याशी आशा नोटियाल ने विधायक पद की शपथ ली। शपथ समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि केदारनाथ क्षेत्र के लोगों से किए गए सभी वादों को पूरा किया जाएगा और क्षेत्र का विकास सुनिश्चित किया जाएगा। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रतिबंध लगाना भाजपा सरकार की नाकामी है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि अगर सरकार पहले उन लोगों पर प्रतिबंध लगाती जो दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे थे, तो संभल में शांति बनी रहती। उन्होंने प्रशासनिक मंडल के निलंबन की मांग की। सीबीआई ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ 100 पन्नों की चार्जशीट दायर की। हालांकि राज्य सरकार की मंजूरी नहीं ली गई थी, जिसके कारण कोर्ट ने चार्जशीट को नामंजूर कर दिया। संदीप पर हॉस्पिटल के उपकरण खरीदारी में भ्रष्टाचार का आरोप है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से पहले सैन्य करों को तिगुना बढ़ा दिया है। उनका डर है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर अमेरिका यूक्रेन को अपनी वित्तीय मदद कम कर सकता है, जिसका असर आम जनता पर पड़ेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने CWC बैठक में कहा कि चुनाव परिणामों से निराश नहीं होना चाहिए और पार्टी की चुनावी रणनीति में सुधार की जरूरत है। उन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए ऊपर से नीचे तक बदलाव की आवश्यकता जताई और EVM को लेकर चुनाव प्रक्रिया में संदेह व्यक्त किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शीतलहर से बचाव के लिए 1.35 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। इसके तहत हर जिले को 10 लाख रुपए मिलेंगे, जबकि पौड़ी गढ़वाल को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही कंबल वितरण और अलाव जलाने की व्यवस्था की जाएगी। एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में पुलिस ने 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया और सभी पर मकोका महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट लगाया। ये एक्ट 1999 में ऑर्गेनाइज्ड और अंडरवर्ल्ड क्राइम को खत्म करने के लिए बनाया गया था। भारत सरकार ने BCCI से कह दिया है कि टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। सरकार ने ICC से पाकिस्तान की हालत और खिलाड़ियों की सुरक्षा पर ध्यान देने को कहा है। अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल या ट्रॉफी करवाने से मना करता है तो भारत मेजबानी के लिए तैयार है। UGC अध्यक्ष जगदीश कुमार ने घोषणा की कि जल्द ही कॉलेज और विश्वविद्यालयों के छात्र अपनी डिग्री की अवधि को अपनी क्षमता के अनुसार घटा या बढ़ा सकेंगे। UGC ने ADP और EDP के लिए गाइडलाइंस को मंजूरी दी है, जिससे छात्रों को अपनी पढ़ाई की गति चुनने की आज़ादी मिलेगी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के बिजली संयंत्रों पर हमले को बदला बताया। उन्होंने कहा कि यह जवाबी कार्रवाई है, क्योंकि यूक्रेन ने अमेरिका और ब्रिटेन के हथियारों से रूस पर हमला किया था। रूस ने कीव सहित कई अहम स्थानों को 90 मिसाइलों और 100 ड्रोनों से निशाना बनाया। खड़वा MP में मशाल जुलूस के दौरान आग भड़कने से 50 से ज़्यादा लोग झुलस गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे। ये जुलूस आतंकवाद के खिलाफ जनमत संग्रह के लिए आयोजित हुआ था। झुलसे लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। आग लगने से भगदड़ मच गई। अमेरिकी अरबों के बीच अडानी ग्रुप को राहत मिली है। S&P ने अडानी पावर लिमिटेड को 100 में से 67 का कॉर्पोरेट स्थिरता स्कोर दिया है। यह सकारात्मक खबर कंपनी के शेयरों पर असर डाल सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और मेटा CEO जुकरबर्ग ने मुलाकात कर रिश्ते सुधारने की कोशिश की। जुकरबर्ग ट्रंप की आर्थिक योजना का समर्थन कर रहे हैं और कंपनी की छवि सुधारना चाहते हैं। पहले ट्रंप ने जुकरबर्ग को जेल भेजने की धमकी दी थी। अडानी मामले पर भारत सरकार ने कहा कि ये निजी व्यक्तियों और संस्थाओं का कानूनी मामला है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि अमेरिकी सरकार ने भारत को इस मामले की कोई जानकारी नहीं दी और भारत इस मामले में कानूनी पक्ष का हिस्सा नहीं है।
बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद स्थिति बिगड़ रही है, जहां अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं को टारगेट कर हमले किए जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने इस पर चिंता जताई और अंतरिम सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई 2 दिसंबर तक स्थगित कर दी गई है। शीतकालीन सत्र की शुरुआत 25 नवंबर को हुई थी, लेकिन पिछले 4 दिनों में सदन की कार्रवाई केवल 40 मिनट चली। विपक्षी सांसदों के लगातार हंगामे के कारण कामकाज बाधित रहा। स्पीकर ने उन्हें शांत करने की कई कोशिशें की। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा में शामिल होने आई विधायक टी राजा ने एमपी सरकार से महाकाल मंदिर के 50 किलोमीटर दायरे में मुसलमानों के होटल न रखने की मांग की। उन्होंने सीएम से होटल सर्वे करने और वहां की सामग्री की जांच करने की अपील की। मणिपुर के इम्फाल और जिरीबाम में 13 दिन बाद स्कूल और कॉलेज फिर से खोले गए हैं। 16 नवंबर से हिंसा के कारण बंद थे, जिसमें 10 कुकी उग्रवादी मारे गए और 6 मेतई लोग मारे गए थे। अब स्थिति सामान्य होने पर स्कूल फिर से खुले गए हैं, लेकिन सुरक्षा बल तैनात है। भारत की इकोनॉमी जुलाई-सितंबर तिमाही में 5.4% की दर से बढ़ी, जो अप्रैल-जून तिमाही में 6.7% थी। ये 7 तिमाहियों में सबसे धीमी ग्रोथ है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस (NSO) ने ये आंकड़ा जारी किया और सरकार जीडीपी गणना के लिए 2022 से 23 बेस ईयर बदलने पर विचार कर रही है। सुरक्षा डायग्नोस्टिक लिमिटेड का आईपीओ आज से ओपन हो गया और 3 दिसंबर तक खुला रहेगा। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 420 से 441 रुपये है। 4 दिसंबर को शेयर अलॉट होंगे, 5 दिसंबर को रिफंड मिलेगा और उसी दिन डीमिट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे। 6 दिसंबर को शेयर की मार्केट में लिस्टिंग होगी। पाकिस्तान का शेयर बाजार पहली बार 1 लाख अंक के पार पहुंचा। गुरुवार को इसमें 900 अंकों की तेजी आई और यह 1,216 अंक पर पहुंच गया। पीटीआई के प्रदर्शन को वापस लिए जाने के बाद बाजार में रौनक आई और 2 दिनों में 6,000 अंक की बढ़त देखने को मिली। एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड का शेयर एनएसई पर 48.65% प्रीमियम के साथ 220 रुपये पर लिस्ट हुआ, जबकि इसका इशू प्राइस 148 रुपये था। इस आईपीओ में निवेशकों को बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि ये 650 करोड़ रुपये का आईपीओ 90 गुना सब्सक्राइब हुआ था। जोमेटो के शेयरों में शुक्रवार को गिरावट आई, जबकि इससे पहले 4 दिनों में करीब 8% की तेजी आई थी। ये तेजी 25 नवंबर को खुले क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट QIP इशू के कारण थी। जब ये इशू बंद हुआ तो शेयरों में गिरावट देखी गई। इस इशू के जरिए कंपनी ने 8,500 करोड़ रुपए जुटाए। सरकार EPFO में बदलाव की तैयारी कर रही है, जिसमें कर्मचारी ATM के जरिए डेबिट कार्ड से पेंशन फंड का पैसा निकाल सकेगा। इसके लिमिट निर्धारित होंगे। इसके अलावा श्रम मंत्रालय कर्मचारी योगदान पर 12% की सीमा हटाने पर विचार कर रहा है। ये सेवा जल्द शुरू हो सकती है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को अपनी सुरक्षा को लेकर अलर्ट रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि ट्रंप पर पहले भी 2 जानलेवा हमले हो चुके हैं और अमेरिकी इतिहास में कई बड़े नेताओं की हत्या हुई है, इसलिए उन्हें सतर्क रहना चाहिए। लोकसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन विपक्ष ने अडानी और संभल हिंसा के मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा किया। नारेबाजी के कारण लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। बांग्लादेश के ढाका हाईकोर्ट ने इस्कॉन पर बैन लगाने से इनकार किया, जिसके बाद लाखों मुसलमान सड़कों पर उतर आए। जुम्मे की नमाज के बाद मस्जिदों के बाहर प्रदर्शन करते हुए उन्होंने इस्कॉन को हिंदू उग्रवादी संगठन बताते हुए इस पर बैन लगाने की मांग की। इसमें राजनीतिक दलों ने भी भाग लिया। कनाडा ने खालिस्तानी आतंकी हर्ष दल्ला को जमानत दे दी है, जिसे गोलाबारी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दल्ला पर भारत में 50 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं और उसे 2023 में आतंकी घोषित किया गया था। भारत ने इसका प्रत्यर्पण मांगा, लेकिन कनाडा ने जमानत दी। भारत के प्रतिक्रिया के बाद बांग्लादेश ने अपने विदेश मंत्रालय के माध्यम से बयान जारी किया। बांग्लादेश ने कोलकाता में अपने उप उच्चायुक्त के सामने राष्ट्रीय ध्वज जलाने और मोहम्मद यूनुस का पुतला जलाने की कड़ी निंदा की और भारत से ये सुनिश्चित कराने की अपील की कि ऐसा भविष्य में ना हो। उत्तरी नाइजीरिया में नाइजर नदी की एक नाव पलटने 27 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज़्यादा लोग लापता हैं। नाव में लगभग 200 यात्री सवार थे, जो कोगी राज्य में नाइजर जा रहे थे। ओवरलोड होने के कारण नाव पलट गई। लापता लोगों की तलाश जारी है। संभल में जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट जारी है। 24 नवंबर को मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा में 5 की मौत और कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। अधिकारियों की सुरक्षा के लिए ड्यूटी लगाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ओडिशा के भुवनेश्वर में ऑल इंडिया DGP IGP कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। 1 दिसंबर तक चलने वाले सम्मेलन में आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, तटीय सुरक्षा, नए आपराधिक कानून, नारकोटिक्स और राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा होगी। साथ ही पुलिसिंग और आंतरिक सुरक्षा पर भी विचार किया जाएगा।
संभल में 24 नवंबर की हिंसा के बाद जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए कड़ी सुरक्षा है। धारा 163 लागू है। मस्जिद पर मेटल डिटेक्टर, पुलिस, पीएसी, आरएएफ और ड्रोन में निगरानी की जा रही है। 70 मजिस्ट्रेट अलग अलग जगह तैनात हैं। लार्सन एंड टोब्रो एल&टी पर 173.24 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये जुर्माना भोपाल के सीजीएसटी और सेंट्रल एक्साइज के जॉइंट कमिश्नर ने 2017 से 2024 के आंकलन के बाद लगाया, जिसमें कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जीएसटी रिटर्न में मिसमैच पाया गया। एल&टी ने इसे अपीलेट फोरम में चुनौती देने का निर्णय लिया है। इसी के साथ समाप्त होती हैं आज के देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।